नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, हमने जो कल का जो चैप्टर टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणुओं का जनन होना यानी कि निर्माण होना। लघु बीजाणु क्या होते हैं? आपके परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं, नहीं कहते हैं? जो कि नर युग्मक होता है या नर युग्मक उद्भिद होता है। ठीक है, यानी नर युग्मक कह सकते हैं, परागकण कह सकते हैं और लघु बीजाणु कह सकते हैं। ये कल हम अपनी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ इसके लगे हाथों हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु की संरचना। अब हम लघु बीजाणु जनन तो हमने पढ़ लिया कि एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उससे 4 लघु बीजाणुओं यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। और ये परागकण की संरचना होती कैसी है, ये होता कैसा है, ये इसकी बनावट आकार क्या होता है, इसके बारे में हम आज कवर करेंगे। तो लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, ये आपका अगला हेडिंग रहेगा। ठीक है बेटा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, आपको समझना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। सबसे पहले मैं आपको डॉट्स में बताऊँगा, समझाऊँगा, जिससे ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं होगी और आप जल्दी आसानी से सीख जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र माने ओनली नहीं, मात्र माने मदर कोशिका जो होती है, मात्र कोशिका से निर्मित होते हैं। समझ पाए मेरी बात को? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित होते हैं। एक तो बात आपकी ये हो गई। दूसरी चीज ये नर युग्मोद्भिद कहलाता है। क्यों कहलाता है भैया? क्योंकि जो परागकण होता है यही तो नर युग्मक होता है और इसी से जो ये परागकण अंकुरित होकर आपके अंडाशय तक पहुंचता है तो वो कहलाता है नर युग्मोद्भिद वाली कंडीशन कहलाती है। यानी कि नर युग्मक का उद्भव होना, उद्भव ही तो होता है नर युग्मक का ये। ठीक है। नंबर 3 की बात करें, ये सामान्यतः गोल होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्यतः गोलाकार होते हैं। ठीक है बेटा। और ये प्राय 2 स्तरों के बने होते हैं। 2 स्तर या 2 परतों के बने होते हैं, 2 स्तरों के बने होते हैं। अब नंबर फर्स्ट लेयर कौन सी है? नंबर फर्स्ट है आपका बाह्य चोल और नंबर 2 है आपका अंतःचोल। मैं दिखाऊँ आपको बना के, तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। आप एक ऐसे लेयर बनाएंगे, इसके नीचे एक और लेयर बना लेंगे, लाइन बना लेंगे ऐसे करके। तो जो बाहर वाली परत है इसको हमने क्या लिखा है? बाह्य चोल। चोल माने कोई कवर होता है। और अंदर वाली परत का अंतःचोल। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो बाह्य चोल बहुत ही कठोर पदार्थ, ब्रैकेट में लिखो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये जो बाह्य चोल है आपका, ये किसका बना है? मिलकर स्पोरोपोलेनिन का। मैंने कल आपको समझाया था कि जो आपकी टैपिटम लेयर थी आपकी लघु बीजाणु जनन में, उससे स्पोरोपोलेनिन रिलीज होता है या स्रावित होता है। तो ये जो बाह्य चोल का निर्माण हुआ आपके, जो ये पूरा परागकण है, परागकण का जो बाह्य चोल है किसका बना है? आपके स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं पर जो बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। आप लिखेंगे यहाँ पे नोट डाल के एक लाइन में छोटा सा ब्लू पेन से ही कि बाह्य चोल में कहीं कहीं स्थान पर स्पोरोपोलेनिन या बाह्य चोल की कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जिसे जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं।
मान लो यहाँ पे नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, जनन छिद्र। ये छिद्र रह जाएगा यहाँ पर, ये इसकी कोशिका अनुपस्थित होंगी तो एक छिद्र सा रह जाता है, तो इसे कहेंगे हम जनन छिद्र। यह कहाँ काम आता है बेटा, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब ये परागकण उठ के आपके स्टिग्मा पर यानी कि वर्तिकाग्र पर जाता है तो वर्तिकाग्र पर जाकर ये अंकुरित होगा और अंकुरित होने के बाद में पराग नलिका बनेगी जो आपके अंडाशय तक पहुँचती है फीमेल पार्ट में, तो वहाँ पर ये जनन छिद्र के थ्रू ही अंकुरित होकर बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ अंतःचोल की। अंतःचोल की बात करूँ, ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज व पैक्टिन का बना होता है। सेलुलोज एवं पैक्टिन, सेलुलोज एवं पैक्टिन का बना होता है। ठीक है जी, समझे मेरी बात को। अच्छा, अब आगे लिखेंगे आप डॉट लगा के इसमें कि इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप, इसमें परिवर्तन या विकास के फलस्वरूप, इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप यह कोशिका, कौन सी कोशिका, परागकण की कोशिका यानी कि पूरा परागकण यह कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाती है, दो कोशिकाओं में बंट जाती है, दो कोशिकाओं में बंट जाएगी बेटा। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ देखिए, एक कोशिका नीचे ऐसे लेयर बन जाएगी छोटी कोशिका और एक बनेगी आपकी बड़ी कोशिका। तो यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट छोटी कोशिका या हाँ, तो बच्चों हमने क्या कहा, छोटी कोशिका या जनन कोशिका। ठीक है, ये कहेंगे। और दूसरी जो बनेगी बड़ी कोशिका, जो ये वाली पार्ट है, बड़ी कोशिका, या इसको हम वेजिटेटिव सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भैया हम काय कोशिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं हम यार, वेजिटेटिव सेल्स को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका, बड़ी कोशिका या कायिक कोशिका। बेटा मेरी राइटिंग में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ना बस समझ के और सुन के ढंग से लिखना है आपको। कायिक कोशिका लिखेंगे। और थोड़ा समझ लो बेटा, ये मेरा पेज भर गया, मैं आगे समझाऊंगा आपको। देखो ये वाली जो कोशिका छोटी बन गई, इसमें पहले पूरी कोशिकाएं थी, इसमें ये भाग हो गई, इस बीच में एक लेयर बन गई, ये स्तर बन गया, तो ये दो कोशिकाएं बन गई हैं। ये छोटी कोशिका क्या है आपकी, जनन कोशिका कहलाएगी, जनन कोशिका। और ये जो बड़ी कोशिका है इसे कहेंगे हम कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका में क्या है, इसके अंदर एक तो केंद्रक होता है और गाढ़ा या सघन जीव द्रव्य है, इसीलिए जनन कोशिका है। इसके अंदर क्या है, गुणसूत्र वगैरह सारे रहेंगे क्योंकि केंद्र किसके अंदर है। वहीं पर जो कायिक कोशिका है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ फूड मटेरियल है, यानी कि सिर्फ भोज्य पदार्थ हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ ही संचित होते हैं। तो आपने कभी आपका जो परागकण है उसको परागित होने में समय लगा, वो नहीं हो पाया, तो इससे ये जनन कोशिका ना मर जाए, इसको लगातार पोषण मिलता रहे, तो यह काम किसका होता है, आपके ये बड़ी वाली कोशिका इसको लगातार पोषण देती रहती है, इसको पोषित करती रहती है। ठीक है जी, बात मेरी समझ पाए, तो इसका ये काम होता है। तो छोटी कोशिका इसके आगे या तो लिख लेंगे आप, या इसके ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। जनन कोशिका क्या होती है, इसमें भैया इसमें केंद्रक एवं सघन जीव द्रव्य होता है। मेरी वीडियो को पॉज करके सुन के लिखें ढंग से, कभी हरामी हो गलत लिख दो। जीव द्रव्य होता है। और जो कि बड़ी कोशिका है कायिक कोशिका, इसमें आपका भोज्य पदार्थ संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। अगर किसी का काम पूरा नहीं हुआ और मैंने स्कूल में आगे फिर चेक करूँगा अभी 10-20 दिन बाद, मैं बहुत काटूंगा बेटा, और अभी कुछ दिक्कत हो तो फ़ोन में आगे मारूंगा सीधा, समझे बात को। हाँ, तो ये बात समझ पाए मेरी कि हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भैया परागकण की संरचना यानी कि लघु बीजाणु की संरचना। ये होता कैसा है भैया, ऐसा होता है, यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। ये नरयुग्मोद्भिद कहलाता है। ये प्राय गोलाकार होते हैं। इसके मोस्टली या प्राय 2 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को बोलते हैं आप बाह्यचोल, अंदर के बोलते हैं अंतःचोल। बाह्यचोल बना होता है आपका स्पोरोपोलिन का और अंतःचोल बना होता है आपका सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। जहाँ पूरी लेयर में कहीं कहीं पर बाह्यचोल की कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं या स्पोरोपोलिन नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। समझ पाए मेरी बात को। अब इसमें परिवर्तन के पश्चात ये
एक कोशिका जो है 2 कोशिकाओं में बट जाती है और छोटी कोशिका कहलाती है आपकी जनन कोशिका, जबकि जो बड़ी कोशिका आपकी कहलाती है कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका। कायिक या वर्धी एक ही बात होती है, कायिक या वर्धी कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका का काम क्या होता है कि जनन में यानी कि अंकुरित होता है, ये आपके वर्तिका को अंकुरित होता है, जबकि जो वर्धी कोशिका होती है यह जनन कोशिका को लगातार पोषण देती रहती है। अब इसका एक और आता है, मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में कर देता हूँ यहीं पर बराबर में, कि इसके महत्व क्या हैं। परागकण के महत्व, परागकण के महत्व, सबसे पहला महत्व क्या है बच्चों, एक तो यही है कि भाई ये क्या है, ये आपके आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद है या नर युग्मक है। अगर ये नहीं होगा तो देखो जो आपका लैंगिक जनन है वो ही नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो पौधे नहीं बनेंगे, पौधे नहीं बने तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। समझे मेरी बात को। तो ये सबसे पहला क्या लिख लेंगे आप मेरी बात सुन के, कि ये क्या है, ये आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक है या नर युग्मोद्भिद है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, दूसरा क्या है, ये भैया पोषण में रिच होते हैं, पोषण में भरपूर होते हैं या परिपूर्ण होते हैं, पोषण में परिपूर्ण होते हैं, जिससे कि आजकल लोग इनको खाते भी हैं। जो बॉडी बिल्डर्स हैं तो इनके टैबलेट्स आती हैं, इनके कैप्सूल्स बने आते हैं, इनको ही खाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी को ज़्यादा पोषण मिल सके। ठीक। और दूसरा अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, हम इनको प्रिजर्व यानी कि इनको परिरक्षित कर सकते हैं, परिरक्षित ऐसे लिखेंगे, परिरक्षित कर सकते हैं। तो आप इसमें आपको अभी एक लाइन लिखनी है बेटा आगे, कि -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में, गैस तो नहीं है तरल हो गया है, तरल नाइट्रोजन में हम इनको काफ़ी लंबे समय तक, कई सौ वर्षों तक हम इनको परिरक्षित कर सकते हैं और इनको आगे कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं। मान लो अब कोविड चल रहा है और ये बहुत बुरी तरह फैल जाए, पूरा देश का देश साफ हो जाए, सब लोग मर जाएं, तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन पोलन ग्रेन्स को इसमें परिरक्षित कर रखा होगा, तो इनको हम आगे भी यूज कर सकते हैं, या धरती पर कोई आफत आ जाए, आग की बारिश होने लगे तो भी हम इसको परीक्षित कर सकते हैं और आगे इनको यूज कर सकते हैं लैंगिक जनन में। तो थोड़ी मोटी बात मेरी समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हमने क्या पढ़ा है आज। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को दोबारा से देखो, और फिर भी बात पढ़ लेनी पड़ती है तो मुझे कॉल करके देख लो, कॉल तो नहीं मैसेज कर लो, और फिर भी आप बातें पढ़ लेनी पड़ती है फिर कॉलेज में आके पूछ लेना, और फिर भी पढ़ लेना पड़ी तो फिर तो डंडा बाजेगा सीधा।